हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे लेके आए आप सभी के लिए सर कक्षा 10वीं का हिंदी का 3 महत्वपूर्ण निबंध। और तीनों महत्वपूर्ण निबंध पता है सॉल्व है, आधा अधूरा नहीं देंगे। पता है ना, आधा अधूरा बहुत हानिकारक होता है ज्ञान। इसीलिए हम तीन यहाँ पे निबंध पूरा आपको हम लिख कर अच्छे समझाएंगे, कैसे लिखना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हर एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया है। तो ये अपना सर क्लास 12th हिंदी के 3 महत्वपूर्ण निबंध लेखन पर वीडियो होने वाला है। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एसकेएम स्टडी डॉट इन पर जाकर अपना नोट सोर्स ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, सारा चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आज थोड़ा सा अलग अलग करते रहते हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बोर्ड परीक्षा सर 2025 के लिए बिल्कुल एकदम राम मान लिहाज है सर, 10 नंबर बिल्कुल पक्का। क्योंकि आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। पेपर में आपका सर 9 नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है। 1 नंबर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। और हाँ यार, वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक टारगेट आज 2000 है। अब मुझे पता है 2000 बच्चे पढ़ेंगे और 2000 बच्चे लाइक भी करेंगे, तो लाइक प्लीज आप लोग लाइक वीडियो को जरूर जरूर करिएगा। देखिएगा यहाँ पे रहेगा आपका पेपर में, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का रहेगा। ये 2+7 है। ये दो क्या है, जो आप लिखते हैं प्रस्तावना, बोले तो आप जो सबसे शुरू वाली लाइन लिखते हैं वो 2 नंबर मिलता है, उसके बाद 9 नंबर 7 नंबर आपको मिलता है। जैसे इन्होंने बोला है कि सर आतंकवाद पर निबंध, आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान पर निबंध, पर्यावरण प्रदूषण और निवारण के उपाय, हाँ, और आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा पर इन्होंने निबंध बोला है लिखने के लिए। तो हम यहाँ पे एक एक करके लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग किस पे देखने वाले हैं निबंध, वो देखने वाले हैं करेजा आतंकवाद। किस पर? आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण या समाधान। तो इस पर निबंध देखेंगे, बिल्कुल 9 नंबर का है। हर साल पेपर में छपने वाले यहाँ पे निबंध सर आपको बता रहे हैं। ये निबंध रट लीजिएगा, रट के जाइएगा सर पेपर देने के लिए। चलिए, आतंकवाद एक गंभीर वैश्विक समस्या है जो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि समाज और देशों को भी अस्थिर बनाता है। आतंकवाद के कारण कई होते हैं और इसके समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अब अगला हेड डालेंगे आतंकवाद के कारण। सर आतंकवाद के कारण क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आतंकवाद के पीछे कई जटिल कारण कारक हैं, जिसमें शामिल है। कौन कौन से कारण हैं होते हैं जिसमें शामिल है? जैसे राजनीतिक असंतोष, यह भी आतंकवाद का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। अक्सर राजनीतिक शोषण, भेदभाव और असमानता के कारण लोग आतंकवाद की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। दूसरा, सामाजिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय की कमी आतंकवाद को क्या देती है? बढ़ावा दे सकती है। उसके बाद धार्मिक कट्टरता, क्या यहाँ पे? धार्मिक कट्टरता, अर्थात कुछ लोग धार्मिक कट्टरता के नाम पर हिंसा का सहारा लेते हैं। दूसरा है आपका अगला नेक्स्ट, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट के कारण लोग आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाते हैं, यानी कि क्योंकि आतंकवाद जो होता है, जो आतंकवादी लोग होते हैं, यह फंडिंग करते हैं। और जो फंडिंग से आपको पैसा मिलता है, आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। भाई साहब इसीलिए तो आतंकवादी से वो जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि गरीबी है। जब गरीबी है तो पैसा है नहीं, पैसा सबको जरूरत होती है। भाई पेट अगर है तो खाने के लिए पैसा की जरूरत होगी ना, पैसे के लिए वो आतंकवाद में चले जाते हैं। अगला, विदेशी हस्तक्षेप। अच्छा, विदेशी हस्तक्षेप का मतलब क्या है, मैं आपको जरा बता दूं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 4 व्हीलर है, तो आप 4 व्हीलर क्यों खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। यदि आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो आप पड़ोसी से मांगने जाओगे क्या? कुछ नहीं जाओगे। यानी कि अगर हमारे पास सारी सुख सुविधाएं रहेंगी तो हम अमेरिका, चीन जैसे देशों से आयात निर्यात क्यों करेंगे? माल क्यों खरीदेंगे? मतलब गुड्स क्यों खरीदेंगे? है कि नहीं? हर्रा गुरुदेव, मजा आ गया।
हाँ, माल होता है, माल मतलब ये आपका सामान होता है, ठीक है ना? जैसे माल वाहन, गुड्स कैरियर, तो ऐसे। और फिर इसीलिए क्या करता है जो अमेरिका, वो क्या करता है, भारत पर अटैक करवाएगा। जब अटैक करवाएगा तो डर जाओगे, अरे भाई साहब आतंकवादी एकदम अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम बचाव के लिए अस्त्र खरीदेंगे किससे, अमेरिका, रूस जैसे देशों से। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो विदेशी हस्तक्षेप मतलब कभी कभी विदेशी ताकतें अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को क्या देती हैं, बढ़ावा देती हैं। अब आतंकवाद के समाधान क्या क्या है, आतंकवाद के समाधान हेडिंग डालेंगे। आतंकवाद के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल है, पहला, मूल कारणों की समाधान। आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और राजनीतिक शोषण को दूर करना शामिल है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज देंगे, लेकिन लाइव टारगेट आज 2000 है, ध्यान देना। अगला है शिक्षा और जागरूकता, लोगों को शिक्षित करके उन्हें आतंकवाद के खतरों के बारे में जागरूक करके आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है। उसके बाद कानून का शासन, यानी कानून का शासन स्थापित करना और आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना क्या है, आवश्यक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसीलिए इसका समाधान अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। देशों को एक साथ मिलकर, जितने भी देश हैं जैसे भारत, चीन, अमेरिका, रूस, बहुत सारे देश हैं, वो सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, तभी आतंकवाद क्या होगा, खत्म होगा। और क्या कारण है भैया, समाज में सद्भाव, समाज में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाकर आतंकवाद को हम लोग कम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष आपको जरूर से जरूर लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको लिखना है, आतंकवाद एक जटिल समस्या है और इसका समाधान आसान नहीं है। हालांकि एक समग्र दृष्टिकोण और दृढ़ इच्छा शक्ति से आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है, और हम सभी को मिलकर काम करना होगा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी होगी। दैट्स इट, और कुछ भी आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है अगला, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय। तो इस पर हम लोग क्या देखेंगे, निबंध देखेंगे, ये भी 9 नंबर का है, हर साल रिपीटेड होता है करेजा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए सर, क्या लिखेंगे सर इसमें, प्रस्तावना कर सकते हैं, ये क्या है आपका प्रस्तावना, डाल सकते हैं, डालना हो तो प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है और हमारे स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र और ग्रह को गंभीर रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला, औद्योगिक प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन और धुआं वायु और जल प्रदूषण का क्या है, मुख्य कारण है। अगला, वाहन प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें होती हैं। अगला है कचरा निपटान, ठोस कचरे का अनुचित निपटान भूमि और जल प्रदूषण का क्या है, कारण बनता है। और क्या कारण है पर्यावरण प्रदूषण के, कृषि प्रदूषण, क्या है, कृषि प्रदूषण, कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग भूमि और जल को प्रदूषित करता है। अगला है घरेलू कचरा, घरेलू कचरे का अनुचित निष्कासन भी पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। अब पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो यहाँ पे हेडिंग डालिए और इसके बारे में लिखिए। बस ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस ऐसे सेम टू सेम हेडिंग बना के लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर प्रभाव होते हैं, जिनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, स्वास्थ्य समस्याएं, अगर पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित रहेगा तो स्वास्थ्य जैसी समस्याएं हमारे अंदर उत्पन्न होंगी। प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारी हो सकती है। अगला, जलवायु पर परिवर्तन, प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, जो जलवायु परिवर्तन की ओर ले जाता है। जैसे कि अगर पर्यावरण दूषित रहेगा अपना, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है
कि जब गर्मी का मौसम है तो उस समय इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, आप हताश हो जाएंगे। बरसात है, पता लगा बरसात में बरसात ही नहीं हो रही है, उसमें भी गर्मी है, या बरसात हो रही तो इतना धुआंधार बरसात हो गई कि हर जगह तबाही आ गई। तो ये क्या है, आपका पर्यावरण प्रदूषण के कारण है प्रमुख। अगला है जैव विविधता का नुकसान। अभी आप देखेंगे, मतलब अभी तो नहीं, पहले बहुत सारी ऐसी पक्षियां हुआ करती थी जो कि आज के समय में गायब हो गई है। तो जैव विविधता का नुकसान यानी कि प्रदूषण कई जातियों के विलुप्त, कई प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनता है। आर्थिक नुकसान भी होता है इससे। प्रदूषण से कृषि, पर्यटन और अन्य उद्योगों को नुकसान होता है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण रोकने के क्या क्या उपाय है। तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है। पहला है आपका स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, यानी कि कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का हमें उपयोग करना चाहिए। उसके बाद वृक्षारोपण, वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद मिलती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें क्या लगाना चाहिए सर, वृक्ष लगाना चाहिए। उसके बाद कचरे का प्रबंधन। अब जो हम लोग कचरा क्या करते हैं, कहीं ऐसी ले जाके खुले में फेंक देते हैं, उसके लिए बढ़िया एक गड्ढा बनाइए, उसी गड्ढे में सारे मल कचड़े को आप डालिए, ठीक है ना। तो कचरे को अलग करके एवं पुनर्चक्रण करके कचरे का कचरे के कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है। अगला है औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना, अर्थात उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में क्या जागरूक करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखेंगे सर, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसके लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। हमें सभी को मिलकर काम करना होगा और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान भी देना होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा, इस पर हम लोग सर क्या लिखेंगे, निबंध लेखन लिखने वाले हैं। किस पर सर, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा पर निबंध लिखेंगे। चलिए सर, आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप लगातार बदल रहा है। तकनीकी का विकास, वैश्वीकरण और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं ने शिक्षा पद्धति को नए आयाम दिए हैं। और इस संबंध में हम आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तकनीकी का उपयोग। हम लोग पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, सब तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति में तकनीकी का व्यापक उपयोग हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग, मोबाइल एप्स एंड डिजिटल टूल्स छात्रों को सीखने के लिए नए तरीके प्रदान कर रहा है। अगला व्यक्तिगत ध्यान। आधुनिक शिक्षा पद्धति में प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है और छात्रों की अलग अलग क्षमताओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद सृजनात्मकता और नवीनता। सृजनात्मकता और नवीनता क्या है, आधुनिक शिक्षा पद्धति में छात्रों को सृजनात्मक होने और नए विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रायोगिक शिक्षा, इसमें क्या लिखेंगे, आधुनिक शिक्षा पद्धति में सिर्फ सिद्धांतों को पढ़ने के बजाय छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। उसके बाद समूह कार्य। आधुनिक शिक्षा पद्धति में समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है ताकि छात्र एक दूसरे से सीख सके और सहयोग करना सीख सके। उसके बाद आधुनिक शिक्षा की दशा। अभी हम लोग दिशा देखे थे, अब हम लोग दशा देखेंगे। सबसे पहला सकारात्मक पहलू, जैसे विश्वव्यापी पहुंच। तकनीकी की मदद से शिक्षा अब सभी के लिए सुलभ हो गई है, अधिक विकल्प हो गया है, अर्थात छात्रों के पास अब विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम और शिक्षण संस्थानों में चुनने के लिए अधिक विकल्प है। यानी कि अभी आप देखोगे ऑनलाइन जब से शिक्षाई हुई है तब से आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। मान लीजिए अगर कोई और टीचर नहीं अच्छा पढ़ा रहा है तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। ये सब आपके क्या आपके पास सर क्या है, विकल्प है। अगला है अधिक प्रभावी शिक्षण। तकनीकी की मदद से शिक्षक अधिक प्रभावी ढंग से छात्रों को पढ़ा सकता है। और इसके नकारात्मक पहलू क्या क्या है देख सकते हैं।
नकारात्मक पहलू हैं आपके, जैसे डिजिटल डिवाइस, सभी छात्रों के पास तकनीकी तक पहुंच नहीं है, जिससे डिजिटल डिवाइस बढ़ रहा है। उसके बाद सामाजिक कौशल का कमजोर होना, ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ने से छात्रों के सामाजिक कौशल कमजोर हो रहे हैं। यानी जब से ऑनलाइन शिक्षा आ गई, आप बाहर नहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, आप समाज में नहीं जा रहे हैं, तो जो समाज में लोग हैं उनसे आपका सर जो संबंध होगा वो कैसा होगा? जाहिर सी बात है अच्छा नहीं होगा। तो ऑनलाइन शिक्षा कहीं न कहीं इस पर भी बहुत बड़ा वो प्रभाव डाल रहा है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भैया डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से छात्रों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो रही है, क्योंकि आप जब पढ़ते रहते हैं, नीचे एक आध ठो मूवी आ गई, आप मूवी देखना शुरू कर देते। तो ये सब क्या है? ये सब हानिकारक क्या सब प्रभाव है। उसके बाद लिखेंगे आगामी चुनौतियाँ और समाधान। आगामी चुनौतियाँ और समाधान। पहला शिक्षकों का प्रशिक्षण। तकनीकी के विकास के साथ शिक्षकों को भी खुद को अपडेट करना होगा, डिजिटल डिवाइस को कम करना, सभी छात्रों तक तकनीकी की पहुंच सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला है सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। इसमें क्या लिखेंगे? स्कूलों में समूह गतिविधियों और खेलों को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना, मात्रात्मक विकास के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे सर निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप सर क्या लिखेंगे? आधुनिक शिक्षा पद्धति में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। इस चुनौतियों का सामना करने और शिक्षा पद्धति को और बेहतर बनाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा और शिक्षा को छात्रों की जरूरत के अनुरूप बनाना और उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना हमारी क्या है? प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये रहा सर आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले निबंध। आप इन निबंधों को सर तैयार करके रट के जाना है, आपको कुछ भी करना है सर। 3 निबंध रट लेंगे तो आपका 9 नंबर का जो निबंध आएगा बिल्कुल आपका पक्का होने वाला है सर बोर्ड एग्जाम 2024 में। और मैंने यहाँ पे डिटेल साथ समझाया, मान लीजिए कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है, मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। टेंशन नहीं लेना है। नहीं सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।